हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम देसी भाषा में GS4 कहते हैं। और उसमें लास्ट वीडियो में हमने किया था डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, यानी कि हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर, कहाँ पे ये कमजोर पड़ जाती है। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज लिटिल समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पहले हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स या मेरिट्स ऑफ डियोंटोलॉजी। तो सबसे पहली जो इसकी मेरिट है वो है कि इट अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ। क्या मतलब हुआ इस बात का कि डियोंटोलॉजी जो होती है वो हमको सिखाती है कि अपनी ड्यूटी को फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें उसके आउटकम्स की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा आउटकम हमें मिले। हमें बस अपनी ड्यूटी करने पे, अपना कर्म करने पे फोकस करना चाहिए। इसलिए अगर कोई लॉ, ओके, क्योंकि ये है अपहोल्ड्स रूल ऑफ लॉ, इसलिए अगर कोई लॉ जस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कोई लॉ जस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल है तो हमारी ड्यूटी है कि हम उस लॉ को ओबे करें, रिगार्डलेस कि हम पर्सनली उस लॉ के बारे में कैसा सोचते हैं, या हम पे क्या पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, या हम क्या कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं इस लॉ को फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा फायदा होगा। अपना फायदा नुकसान छोड़ते हुए, कोई प्रेशर छोड़ते हुए, कोई अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को साइड में रखते हुए उस लॉ को फॉलो करना हमारी ड्यूटी है, ये डियोंटोलॉजी हमें कहती है। अब इससे क्या होता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं ना, दे आर मेड अकाउंटेबल टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, नॉट टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसे, बट पहले समझते हैं कि ये मेरिट कैसे हुई, ये क्यों मेरिट हुई। ओके, तो क्योंकि डियोंटोलॉजी जो है वो ऑफिशियल्स को या पर्सन्स को वो कहती है कि आप अपने एस्टेब्लिश्ड लॉज या ड्यूटीज के अकॉर्डिंग एक्ट करो। ओके, तो इससे क्या होता है कि आर्बिट्रेरीनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है। जब भी आप कोई ऑफिसर हो, डिसीजन लोगे, तो आपका डिसीजन जो है वो रूल बेस्ड होगा, लॉ बेस्ड होगा, उसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, उसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं होगी, और वो बायस्ड नहीं होगा। और ये इंश्योर करता है कि हर एक सिटीजन जो है वो बराबरी से, इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए, लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, रिगार्डलेस कि उसके पास कितना पैसा है, या उसका समाज में स्टेटस क्या है, या उसकी कास्ट क्या है, या उसका रिलीजन क्या है, या फिर उसके पीछे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या नहीं है। अब अगर कोई ऑफिसर ये सब फॉलो करता है और डियोंटोलॉजी के अकॉर्डिंग सिर्फ अपनी ड्यूटी के बेसिस पे एक्ट करता है, तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है वो स्ट्रांग होती है, और इससे इंश्योर होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो फेथफुल रहें, किसके, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के नहीं, अपने खुद के फायदे की तरफ नहीं, बल्कि अपनी लीगल और एथिकल ऑब्लिगेशंस की तरफ वो फेथफुल रहे। एंड एज अ रिजल्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो फेयर हो जाती है, इम्पार्शियल हो जाती है, प्रिडिक्टेबल हो जाती है, कि हमको पता रहता है कि ओके ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं, तो जो डिसीजन आएगा वो इनके अकॉर्डिंग ही आएगा, और IAS साहब के, DC साहब की मन मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इससे लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है लीगल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, वो बढ़ता है, ओवरऑल सोसाइटल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है कि आप ये जो जमीन है ना ये मेरे रिश्तेदारों को अलॉट कर दो, या ये टेंडर जो है ये मेरे रिश्तेदारों को अलॉट कर दो। बट वो अगर डियोंटोलॉजी से चलता है, अपनी ड्यूटी पे चलता है, तो वो इस इलीगल लैंड अलॉटमेंट को या इस इलीगल टेंडर को रिफ्यूज कर देगा कि नहीं, आई हैव टू डू माई ड्यूटी ईमानदारी से। ओके, देन नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। क्या मतलब हुआ इसका, तो इमैनुअल कांट, जिनको हम अभी पढ़ेंगे, अभी हम डियोंटोलॉजी यहाँ पे मान लो, अकॉर्डिंग टू डियोंटोलॉजी हर एक इंसान जो होता है ना उसकी एक इंट्रिंसिक डिग्निटी होती है, जिसको हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कि डियोंटोलॉजी मना करती है कि हम किसी भी इंसान को एज अ मींस नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स। ओके, हम अपना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उनको टूल की तरह, उनको जरिए की तरह नहीं यूज कर सकते। इसलिए जो
एक्शंस होते हैं जैसे कि टॉर्चर करना, स्लेवरी, डिसेप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब डियोंटोलॉजी में मॉरली गलत माने जाते हैं, जबकि यूटिलिटेरियनिज्म में इनको कहीं ना कहीं केस बाय केस बेसिस पे जस्टिफाई किया जा सकता है, जो कि उसकी एक डीमेरिट थी। ओके, बट यहाँ पे अगर टॉर्चर से, स्लेवरी से, डिसेप्शन से, एक्सप्लॉयटेशन से आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, तो भी इनको डियोंटोलॉजी के अंडर इमोरल समझा जाता है कि कुछ एक्शंस जो हैं, डजेंट मैटर उनसे कितना अच्छा हो रहा है, वो एक्शन अगर अपने आप में गलत है तो वो गलत है। तो इनको गलत डिक्लेयर करके इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। और क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स जो हैं उनको किसी भी हालत में सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता डियोंटोलॉजी के अंडर, चाहे उनसे मेजॉरिटी का बेनिफिट हो रहा हो, तो इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। अब ये मेरिट क्यों है? व्हाई इज इट ए मेरिट? क्योंकि जब आप हर किसी को, हर इंसान को इनहेरेंटली वैल्यूएबल ट्रीट करते हो, और तो उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनकी लाइफ है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, प्राइवेसी है, वो भी प्रोटेक्ट होती है डियोंटोलॉजी के अंडर। दूसरा है कि देखो, स्लेवरी, टॉर्चर एटसेट्रा को ये प्रोहिबिट करती है, ये इसमें गलत माने गए हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन है इंडिविजुअल्स की, वो भी प्रिवेंट होती है। और माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं उनके राइट्स को वायलेट नहीं किया जाता जस्ट टू बेनिफिट द मेजॉरिटी। डियोंटोलॉजी जो है ये रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी को भी प्रमोट करती है, क्योंकि ये ऐसे एक्शंस को प्रोहिबिट करती है जो डिग्रेड करे या मैनिपुलेट करे लोगों को, जैसे स्लेवरी, टॉर्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द एथिकल फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। और ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन क्या है? दैट एवरी ह्यूमन हैज एन इनहेरेंट डिग्निटी। तो इससे आपके ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उनकी नींव पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे पहले भी देखा था कि इंफॉर्मेशन, चाहे कितनी ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन चाहिए हो, पुलिस अगर किसी को टॉर्चर करती है तो वो गलत है डियोंटोलॉजी के अंडर। देन नेक्स्ट है जो इसकी मेरिट है, वो है कि प्रमोट्स इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कि गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या मतलब हुआ उसका? तो डियोंटोलॉजी कहती है कि किसी भी एक्शन की जो मोरल वर्थ है ना, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं डिपेंड करती, वो डिपेंड करती है कि क्या हम अपनी ड्यूटी फॉलो करते हुए इस एक्शन को कर रहे हैं, ना कि कोई रिवॉर्ड पाने के लिए या किसी लालच में या किसी डर से। डियोंटोलॉजी कहती है कि एक इंसान एथिकली एक्ट करता है क्योंकि इट इज द राइट थिंग टू डू, चाहे उसको ऑनेस्टली एक्ट करने से, एथिकली एक्ट करने से पर्सनल लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, या फिर एज कंपेयर टू जब वो अनएथिकली एक्ट करता तो उसको कोई ना कोई पकड़ पाता या उसको कोई फायदा हो जाता। बट स्टिल वो एथिकली एक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होता है? इंटीग्रिटी डेवलप होती है, एक इंटरनल मॉरल कमिटमेंट आती है, रादर देन कि आप डर से या लालच से एक्सटर्नल कंप्लायंस कर रहे हो। तो अब ये मेरिट क्यों है? ओके, क्योंकि ड्यूटी जो है उसको पर्सनल गेन से ऊपर वैल्यू किया गया है, तो इससे क्या होता है? ऑनेस्टी बढ़ती है, ट्रूथफुलनेस बढ़ती है, एथिकल कंडक्ट बढ़ता है हर एक सिचुएशन में। इससे जो कई लोगों की आदत होती है अनएथिकल शॉर्टकट्स लेने की ताकि वो प्रमोशन पा सके, रिवॉर्ड्स पा सके, या उनको कुछ कन्वीनियंट काम जो है कन्वीनियंट तरीके से हो जाए, ये उसको डिस्करेज करता है, क्योंकि यहाँ पे एम्फेसिस क्या है? राइट कोर्स ऑफ एक्शन पे, अपनी ड्यूटी करने पे। जो तरीका आप अपनाओ वो तरीका सही होना चाहिए उस पे। ओके, तो पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं, जब उनको वो सही तरीके से एक्ट करना है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने, उनको कुछ नहीं करना, कोई रिवॉर्ड की चिंता नहीं करनी, उन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पे फोकस करना है, तो क्या होता है? दे बिकम मोर अकाउंटेबल, बिकॉज उनके जो एक्शंस हैं वो मॉरल और प्रोफेशनल ड्यूटीज के बेसिस पे जज किए जाते हैं, रादर देन कि उससे क्या रिजल्ट आया। तो ओवर टाइम इससे क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर बिल्ड होता है और एक एथिकल कल्चर बिल्ड होता है पब्लिक सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर है मान लो, तो वो वॉलेंटरली जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं उनको रिपोर्ट करता है, और उसको पता है कि मैं इनको रिपोर्ट करूंगा तो डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, बट स्टिल वो करता है बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। देन नेक्स्ट है, इट इंश्योर्स फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी। ओके, कैसे? तो डियोंटोलॉजी जो होती है वो कहती है कि जो सेम मॉरल प्रिंसिपल्स है ना, वो सब पे बराबर से अप्लाई होने चाहिए। यानी कि अगर आप दो लोग सिमिलर सिचुएशन में हैं,
तो उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं या उनका सोशल स्टेटस क्या है या उनका रिलीजन, उनकी वेल्थ, कुछ भी ये सब नहीं देखना। दो लोग अगर दो लोगों ने सेम क्राइम किया है, मर्डर करके आए हैं, तो दोनों को लॉ की नजर में सेम ट्रीट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव रूल्स के बेसिस पे होते हैं, यानी कि जो रूल है वो सब पे बराबर से लगेगा, कोई इमोशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। आपका किसी पॉलिटिशियन से रिलेशनशिप है, आप किसी जज के रिश्तेदार हो, किसी आईपीएस के रिश्तेदार हो, या फिर आपका कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, तो वो काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, जो गवर्नेंस में कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है। अब ये मेरिट क्यों है? क्योंकि आप अगर सब पे बराबर रूल अप्लाई करते हो, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग, ये सब खत्म हो जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड हो, रादर देन कि पर्सनल बाइस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के। हाँ, नेताजी के रिश्तेदार हैं तो इनका टेंडर पास कर दो, किसी पॉलिटिशियन की बेटी है तो इसका यूपीएससी क्लियर करवा दो। ये सब नहीं होता है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होता है। एक और फायदा होता है कि सिटीजन्स के लिए कि वो ना प्रिडिक्ट कर पाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, बिकॉज उनको पता है कि ऑफिशियल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड रूल्स को फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो प्रोसीजरल जस्टिस है, जो इम्पार्शियलिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो स्ट्रेंथन होती है। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, दो लोगों ने सेम क्राइम किया है तो सेम तरीके से उनको ट्रीट किया जाए। देन इसका फिफ्थ जो मेरिट है वो है कि इट बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। क्या मतलब? देखो, जब पब्लिक ऑफिशियल्स कंसिस्टेंटली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं ऑनेस्ट मैनर में, इम्पार्शियल मैनर में, तो सिटीजन्स जो है ना, वो इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सिस्टम को ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देते हैं, रादर देन पर्सनल इन्फ्लुएंस। ओके, तो ये जो ट्रस्ट है ना, जो सिटीजन्स का ट्रस्ट है, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसमें लेजिटिमेसी और इफेक्टिवनेस आती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का सब बेस क्या है, कि लोगों का फेथ होना चाहिए सिस्टम में। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, उतनी ही ज्यादा लेजिटिमेसी आएगी, उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी, उतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगी। बट लोगों का अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, मान लो लोगों को लगता है कि नहीं भाई न्याय नहीं मिलेगा, तो सब अपने लोकल खाप पंचायत, जाति पंचायत ये बना के और वहां पे डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। भाई वहां कौन जाएगा कोर्ट में यार, छोड़ो। या लोगों का वोटिंग में विश्वास नहीं है, ओके, कि यार इलेक्शंस जो हैं वो रिग्ड रहते हैं, मान लो ऐसा लोगों को लगता है, तो कोई फायदा नहीं वोट देने का। तो वो क्या करेंगे? तो वही बाहुबली कल्चर आ जाएगा कि सब बाहुबली के पास जाएंगे, मालिक हमारा ये काम करवा दो और ये सब कर दो। तो ट्रस्ट डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए, उसमें लेजिटिमेसी लाने के लिए, इफेक्टिवनेस लाने के लिए असेंशियल है। अब ये मेरिट क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि अगर जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी ड्यूटीज को एथिकली निभाते हैं, कंसिस्टेंटली निभाते हैं, तो सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बढ़ता है, और जो लोगों को एक अश्योरेंस मिलता है कि जो डिसीजंस हैं वो फेयरली लिए जा रहे हैं, रादर देन थ्रू करप्शन और फेवरेटिज्म। अभी इंडिया में क्या हालत है, या हमेशा से क्या हालत है, वो आपको पता ही है। अब जितना ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट होगा, उतनी ज्यादा लेजिटिमेसी होगी, क्रेडिबिलिटी होगी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, और सिटीजन्स जो हैं वो भी ज्यादा विलिंग होंगे कोऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ, और लॉज के साथ वॉलेंटरली कंप्लाई करने के लिए, ना कि किसी डर से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन में लोगों का ट्रस्ट है बिकॉज इलेक्शंस आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड रूल्स। अगर लोगों को लगेगा कि इलेक्शंस में करप्शन हो रही है, तो लोगों का फेथ जो है इलेक्शन कमीशन में खत्म हो जाएगा, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उससे वो अफेक्ट हो। देन नेक्स्ट जो है वो है कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स जो है वो एक क्लियर मॉरल गाइडेंस हमको प्रोवाइड करती है। कैसे? अब जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, टीलियोलॉजी है, उसमें क्या होता है कि एक्शन के कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये एक्शन मॉरल है या नहीं है। बट कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी आप सर्टेनली नहीं कह सकते कि मैं ये करूंगा तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस आएगा, ये रिजल्ट आएगा। इतना पढ़ के भी फेल हो जाते हैं, तो लाइफ में तो कितने कॉम्प्लेक्स डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस का हम श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? बट डियोंटोलॉजी जो होती है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं फोकस करती, वो कहती है कि तुम अपने रूल्स को फॉलो करो।
ओके, तुम रिजल्ट को मत देखो अच्छा होगा क्या बुरा होगा, तुम एक्शन सही चुनो, तुम ऑनेस्टली एक्ट करो, तुम इंटीग्रिटी से एक्ट करो और रिजल्ट की चिंता मत करो। डियोंटोलॉजी कहती है कि अपने आप से पूछो कि व्हाट इज माय ड्यूटी, रादर देन कि तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि कौन से एक्शन से मुझे बेस्ट आउटकम मिलेगा। ये तुम्हें अपने आप को नहीं पूछना है, तुम सिर्फ खुद से पूछो कि मेरी ड्यूटी क्या है। इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल्स को हर सिचुएशन में एक स्टेबल फ्रेमवर्क मिलता है। ओके, बट जनरली प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जब क्योंकि हमको पता होता है कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, स्टिल हम ये देखते हैं कि नहीं यार इसमें अनकंफर्टेबल फील होगा, नहीं यार इसमें तो ऐसे होगा ऐसे होगा, एंड हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मेरा फायदा किस में होगा और हम वो रूट अपना ले। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सिया गोयल और केतन अग्रवाल वाला केस है, यहाँ पे द राइट थिंग टू डू वाज कि वो मना कर देती शादी को कि आई कांट मैरी हिम। ओके, बट उसको वो मना करना डिफिकल्ट लगा, या उसको लगा कि नहीं इसमें घर वाले गुस्सा होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा वट। सो उसने कौन सा रास्ता चुना, जहां पे उसको लगा कि मुझे फेवरेबल आउटकम होगा कि ये मर जाएगा तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूंगी। सो यहाँ पे जो डियोंटोलॉजी है वो हमको कहती है कि अब उसको नहीं पता था ना कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसको तो लगा कि उसकी डेथ जो है वो एक्सीडेंट प्रूव हो जाएगी, बट वो मर्डर प्रूव हो गया। सो कॉन्सिक्वेंसेस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो इट्स बेटर कि आप अपने जो एक्शंस हैं उन्हीं को मॉरल रखो। तो अब ये मेरिट क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो एथिकल कंफ्यूजन होती है ना, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने एक्शंस को जज करने के लिए कि मैं अगर चोरी करूंगा तो चोरी करना अपने आप में गलत है, भले ही उससे मुझे गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए पैसे मिल जाए। ओके, तो एंड अच्छा आ रहा है, ओके रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बट एक्शन अपने आप में अगर तुम्हें पता है कि रॉन्ग है तो तुम वो नहीं करोगे। अब चोरी करते हुए तुम पकड़े भी जा सकते हो, पकड़े गए तो लठ लगेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं, बट चोरी नहीं करना तुम्हारे हाथ में है, एथिकली एक्ट करना तुम्हारे हाथ में है। हमें नहीं पता होता कि हमारे एक्शन के फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो इसलिए हम जो अपने डिसीजंस हैं उनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करके लेने की बजाय हम अपने एक्शंस को ही सही तरीके से लें। ओके, अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उनको क्लियर गाइडेंस मिली होती है कि उन्हें कैसे अपनी लीगल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। वो डियोंटोलॉजी का ही एक एक्सप्रेशन है। सो इससे क्या होता है कि कितनी भी अलग अलग डिफरेंट और डिफिकल्ट सिचुएशंस एक पब्लिक सर्वेंट के या एक नॉर्मल इंसान के पास आए, अगर उसका कंडक्ट एथिकल है, अगर उसको पता है कि व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन विदाउट वरिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो हमेशा सही डिसीजन ही लेगा। एग्जाम्पल कि एक जज जो है वो एक केस को डिसाइड करता है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, चाहे पब्लिक प्रेशर कितना आ रहा हो, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर कितना आ रहा हो, चाहे उसको इमोशनली कुछ भी लग रहा हो, बट ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये डियोंटोलॉजी, ड्यूटी बेस्ड या रूल बेस्ड एथिकल डिसीजन मेकिंग। देन नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है वो है कि इट लिमिट्स करप्शन। कैसे? सो डियोंटोलॉजी क्या सिखाती है कि जो आपकी मॉरल ड्यूटी है उसको आपने हमेशा प्रेफरेंस देनी है व्हेन कंपेयर टू योर पर्सनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर या फैमिली लॉयल्टी या फाइनेंशियल गेन। ओके, इन सब चीजों के ऊपर आपको प्रेफरेंस देनी है अपनी मॉरल ड्यूटी को। अब क्योंकि ब्राइब रिसीव मतलब ब्राइब लेना, किसी से रिश्वत लेना या किसी को फेवरेटिज्म दिखाना या नेपोटिज्म करना, ओके, या पॉलिटिकल प्रेशर में काम करना आपकी एथिकल ड्यूटीज को वॉयलेट करता है, तो ऐसे एक्शंस हर सिचुएशन में गलत ही रहेंगे, इररिस्पेक्टिव कि उससे आपको क्या पर्सनल गेन मिल रहा है, क्या सोशल बेनिफिट्स हो रहे हैं या क्या लार्जर गुड उससे प्रोड्यूस हो रहा है। वो सब मैटर नहीं करेगा डियोंटोलॉजी के अंडर। ब्राइब लेना गलत है तो गलत है, नेपोटिज्म गलत है तो गलत है, फेवरेटिज्म गलत है तो गलत है। ओके, तो अब ये मेरिट क्यों है? क्योंकि ड्यूटी जो है उसको सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर रखा गया है, तो इट डिस्करेजेस ब्राइबरी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस। और जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिसीजंस जो भी लेंगे ना, वो सिर्फ लीगल और एथिकल ग्राउंड्स पे लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे लेंगे, रादर देन अपनी खुद के पर्सनल रिलेशनशिप या अपने मॉनेटरी फायदे के लिए, फाइनेंशियल फायदे के लिए।
इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इम्पार्शियलिटी बढ़ती है और मेरिट बेस्ड डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। और इससे क्या होता है, हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंटीग्रिटी बढ़ती है और हमारी गवर्नेंस की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है जिसको खरीदारी करनी होती है गवर्नमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाइड बिडर को देता है इंस्टेड ऑफ अपने रिश्तेदार को देने के लिए या फिर कोई ब्राइब एक्सेप्ट करके उसको देने के लिए। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट टेलीग्राम को बंद कर सकती है। तो इसको भी आप फॉलो कर ले। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल आंसर टू योर क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम पे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी डालता हूँ, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो यू वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ और शेयर तो जरूर कर दो अपने दोस्तों को। आपके इस छोटे से एक्शन से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मेरे इस चैनल पे। एंड एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।